वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। इस वीडियो में हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खोजों के युग के दौरान साहसी नाविकों ने तथाकथित नई दुनिया की खोज की और शाही समर्थन के नए व्यापारिक मार्ग ढूंढे। इससे बेहतर संपर्क और मुनाफा सुनिश्चित हुआ। हालांकि स्पेन और पुर्तगाल ने नई जगहों की खोज करने, सबसे पहले व्यापारिक केंद्र और बाद में उपनिवेश स्थापित करने में अगुवाई की, लेकिन यह ब्रिटेन ही था जिसने पूरी दुनिया में उपनिवेश स्थापित किए और लंबे समय तक उन पर सफलतापूर्वक नियंत्रण बनाए रखा। हालांकि उत्तरी अमेरिका में बसने वाले सबसे पहले लोग अंग्रेज थे, लेकिन समय के साथ-साथ जर्मन, स्वीडिश, फ्रांसीसी, इतालवी और डच लोग भी अमेरिका गए और वहीं बस गए। नई दुनिया के उपनिवेशीकरण ने तेज आर्थिक और जनसंख्या वृद्धि के दौर में यूरोप की बढ़ती आबादी को अपने में समाहित कर लिया। प्रथम राजा जेम्स ने वर्जीनिया में एक अभियान भेजा, जहां 1607 में एक बस्ती स्थापित की गई और उसका नाम जेम्सटाउन रखा गया। फिर ब्रिटेन से तीर्थयात्री मैफ्लावर नामक जहाज में सवार होकर आए और मैसाचुसेट्स के प्लाईमाउथ में एक बस्ती बसाई। धीरे-धीरे अन्य बस्तियां भी स्थापित हुई। डचों ने 1624 में हडसन नदी के मुहाने के पास एक बस्ती स्थापित की और उसका नाम न्यू एम्स्टर्डम रखा। बाद में अंग्रेजों ने इसे डचों से प्राप्त कर लिया और इसका नाम बदलकर न्यूयॉर्क कर दिया। 1700 के दशक के आरंभ में गुलाम अफ्रीकियों की संख्या उपनिवेशों की आबादी में लगातार बढ़ती जा रही थी। 1770 तक ग्रेट ब्रिटेन की 13 उत्तरी अमेरिकी बस्तियों में 20 लाख से अधिक लोग रहते और काम करते थे। 1587 में सर वाल्टर रैले ने उत्तरी कैरोलिना के रोआनोक द्वीप पर पहली बस्ती स्थापित की और इसका नाम वर्जिन क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के नाम पर वर्जीनिया रखा। हालांकि मूल निवासियों के कड़े प्रतिरोध के कारण कुछ शुरुआती बसने वाले इंग्लैंड लौट गए। रोआनोक द्वीप एक लुप्त बस्ती बन गया, क्योंकि कुछ वर्षों बाद जब ब्रिटिश नाविक द्वीप पर पहुंचे तो वहां इसका कोई निशान नहीं मिला। इस मैप में हम ये देखते हैं कि 13 कॉलोनीज कौन-कौन सी थी यूएसए की। न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वानिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना एंड जॉर्जिया। लाइफ इन द 13 कॉलोनीज। इन उपनिवेशों का स्वरूप और इन्हें हासिल करने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग था। इन्हें दक्षिणी और उत्तरी भागों में बांटा गया था। दक्षिणी भाग में, जहां की जमीन काफी उपजाऊ थी, खेती बाड़ी ही गुजारे का मुख्य जरिया था। अफ्रीका से लाए गए गुलाम खेतों में काम करते थे, जहां मुख्य रूप से कपास, गेहूं और तंबाकू उगाया जाता था। दूसरी ओर उत्तरी राज्यों में खेती लायक जमीन की कमी थी। वहां लकड़ी काटने, जहाज बनाने और अनाज पीसने के लिए मीलें लगाई गई थी। इसके अलावा वहां लोहा और कपड़ा भी बनाया जाता था। वहां के बंदरगाहों ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। यूरोप की अस्थिर जीवन शैली से तंग आकर लोग मुख्य रूप से स्वतंत्र जीवन जीने के लिए इन उपनिवेशों में आकर बस गए। वे धार्मिक स्वतंत्रता का अनुभव करना और अपनी पसंद के धर्म का पालन करना भी चाहते थे। उदाहरण के लिए प्यूरिटन
इन उपनिवेशों पर ब्रिटिश प्रतिनिधियों का शासन था, जिन्हें ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त गवर्नर कहा जाता था। गवर्नरों की एक सभा होती थी जो संसद के समान थी। महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। पुरुषों में केवल कर देने वाले और भूमि के मालिक ही मतदान कर सकते थे। प्रारंभ में उन्होंने अमेरिका के मूल निवासियों, जिन्हें अमेरिकी भारतीय और मूल अमेरिकी के नाम से जाना जाता था, के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए। तब उन्हें अपमानजनक रूप से रेड इंडियन कहा जाता था। हालांकि समय के साथ साथ उनकी भूमि छीन ली गई या उन्हें मार डाला गया। अटलांटिक पार दास व्यापार मानवता के इतिहास पर एक कलंक है। पुर्तगालियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अफ्रीकी दास व्यापार शुरू किया। ईसाई यूरोप के अन्य देशों ने तुरंत उनका अनुसरण किया। अमेरिका लाए गए पहले दास 1619 में एक डच जहाज में आए थे। जॉन हॉकिंस पहले अंग्रेज थे जिन्होंने यह महसूस किया कि अफ्रीका में भोले-भाले और श्वेतों को पकड़कर और उन्हें नई दुनिया अमेरिका में बागानों में काम करने के लिए बेचकर बहुत पैसा कमाया जा सकता है। उन्हें उनकी समृद्ध सफलता और अपार लाभ के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अनुमान है कि 1 करोड़ से अधिक अफ्रीकी दास के रूप में अमेरिका पहुंचे। जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में कैरेबियन पहुंचे तब अमेरिकी क्षेत्र में 1 करोड़ मूल निवासी रहते थे, लेकिन 1900 तक यह संख्या घटकर 3 लाख से भी कम हो गई थी। मूल निवासियों को खत्म करने के लिए यूरोपीय लोगों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों में से एक थी बीमारियों का प्रसार करना। 1763 में एक गंभीर विद्रोह ने पेंसिल्वेनिया में ब्रिटिश छावनियों को खतरे में डाल दिया। सीमित संसाधनों की चिंता और कुछ मूल अमेरिकियों की हिंसा से उत्तेजित होकर उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ सर जेफरी हेमहर्स्ट ने पेंसिल्वेनिया के फोर्ट पीट में कर्नल हेनरी बुकेट को लिखा, आप कंबल के माध्यम से भारतीयों को चेचक का टीका लगाने का प्रयास करें, साथ ही इस घृणित जाति को खत्म करने के लिए हर संभव तरीका आजमाएं। परिणाम स्वरूप संक्रमित रोगियों द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए कंबलों को बांटकर मूल अमेरिकियों में चेचक फैलाया गया। सोने की खोज में निकले उपनिवेशवादियों 1848 ने आदिवासी गांवों पर हिंसक हमले किए। जनजातियों और अमेरिकी बसने वालों के बीच कई युद्ध छिड़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर मौतें, भूमि से बेदखली, उत्पीड़न और खुलेआम नस्लवाद हुआ। Causes of American War of Independence, Colonial Governance Navigation Acts। इंग्लैंड उपनिवेशों को अपने देश का ही हिस्सा मानता था और उपनिवेशों के हितों की अनदेखी करते हुए अपने स्वयं के लाभ के लिए उन पर शासन करता था। इंग्लैंड ने नेविगेशन एक्ट्स नामक कानून पारित किए, जिनके अनुसार उपनिवेशों में उत्पादित माल का निर्यात केवल ब्रिटिश जहाजों के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त ऐसे कानून भी मौजूद थे जो उपनिवेशों में कुछ विशिष्ट वस्तुओं जैसे कि कपड़े के निर्माण को सीमित करते थे अथवा उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते थे। द सेवन ईयर्स वॉर 1756 to 1763। इंग्लैंड के खिलाफ उपनिवेशों का विद्रोह 7 वर्षीय युद्ध में इंग्लैंड के हस्तक्षेप का सीधा परिणाम था। युद्ध के दौरान औपनिवेशिक विधान सभाओं ने मार्क्ड देश के साथ अपेक्षित सहयोग नहीं किया।
उन्होंने अपर्याप्त आपूर्ति का समर्थन किया और अमेरिकियों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर कुछ शुल्क लगाने के इंग्लैंड के प्रयासों का विरोध किया। कनाडा पर अंग्रेजी विजय और फ्रांसीसियों से सभी खतरों के टल जाने से ब्रिटिश सरकार को सुरक्षा का एहसास हुआ। इसके परिणाम स्वरूप उपनिवेशों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई और वे इंग्लैंड के आदेशों का पालन करने के लिए पहले से कहीं अधिक अनिच्छुक हो गए। Taxes on colonies. Taxes on sugar and molasses. अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ लगातार युद्धों से उत्पन्न वित्तीय संकट को हल करने के लिए अंग्रेजों ने उपनिवेशों पर नए कर लगाए। पहला कर 1764 में चीनी और गुड़ चीनी का एक उप उत्पाद पर लगाया गया था। उत्तरी अमेरिका के सभी उपनिवेशों को यह कर चुकाने के लिए मजबूर किया गया और उपनिवेश वासियों ने प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा लगाकर इसका विरोध किया। स्टैंप एक्ट 1765 में डाक टिकटों पर एक नया कर लगाया गया। उपनिवेश वासियों को सभी कानूनी दस्तावेजों पर डाक टिकटों का उपयोग करने और डाक टिकटों के उपयोग के लिए कर चुकाने के लिए बाध्य किया गया। उपनिवेश वासियों ने इन्हें खरीदने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश व्यापारियों ने औपनिवेशिक सरकार को इस अधिनियम को रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया। टाउनशेंड एक्ट। हालांकि 1766 में स्टैंप एक्ट को खत्म कर दिया गया था, लेकिन ठीक अगले ही साल एक ऐसा एक्ट पास किया गया जिसने ब्रिटेन से आयात की जाने वाली कुछ खास चीजों पर टैक्स लगा दिया। टाउनशेंड, जो उस समय ब्रिटेन में चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, ने इस एक्ट को लागू किया और इसी वजह से इसे टाउनशेंड एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। बॉस्टन मैसकेयर 1770। 1770 में इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने चाय को छोड़कर अन्य सभी उत्पादों पर कर समाप्त कर दिया। इसका उद्देश्य यह दर्शाना था कि ब्रिटिश सांसद को उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाने का अधिकार है। जब ब्रिटिश सेना बोस्टन की सड़कों पर उतरी तो अमेरिकियों ने अंग्रेजों की आलोचना की। इससे ब्रिटिश सेना क्रोधित हो गई और उन्होंने लोगों पर गोलियां चला दी। इस बोस्टन नरसंहार ने ब्रिटिश सरकार के आक्रामक और निरंकुश स्वभाव को उजागर कर दिया। बॉस्टन टी पार्टी 1773। बॉस्टन नरसंहार के बाद लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने मूल अमेरिकी लोगों की तरह कपड़े पहनकर चाय ले जा रहे 3 जहाजों पर चढ़कर बॉस्टन में समुद्र में चाय के 342 बक्से फेंक दिए। इस घटना को बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जनरल गेज को मैसाचुसेट्स का गवर्नर नियुक्त किया गया और सैनिकों को निर्देश देकर कॉलोनी को नियंत्रण में लाने का आदेश दिया गया। इंटॉलरेबल एक्ट 1774। बॉस्टन टी पार्टी से नाराज होकर ब्रिटिश सांसद ने बॉस्टन पोर्ट बिल पारित किया। बॉस्टन बंदरगाह को तब तक के लिए बंद कर दिया गया जब तक कि उपनिवेश वासियों ने समुद्र में फेंकी गई सारी चाय का हर्जाना नहीं चुका दिया। इसके बाद संसद ने मैसाचुसेट्स गवर्नमेंट एक्ट पारित किया, जिसने चुनी हुई स्थानीय परिषद की जगह ले ली और सैन्य गवर्नर गेज की शक्तियों को बढ़ा दिया। तीसरा उपाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट
ब्रिटिश अधिकारियों को, जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप थे, किसी अन्य उपनिवेश या इंग्लैंड में मुकदमा चलाने की अनुमति देता था। चौथा, असहनीय अधिनियम, जो पहले समाप्त किए जा चुके क्वार्टरिंग एक्ट की ही एक नकल था। ब्रिटिश सैनिकों को ठहराने के लिए खाली इमारतों को अपने अधिकार में लेने की अनुमति देता था। असहनीय अधिनियम 1774, जिन्हें कोऑर्सिव एक्ट्स, दंडात्मक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ने उपनिवेशों में भारी आक्रोश की लहर पैदा कर दी। क्यूबेक एक्ट 1774 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित क्यूबेक अधिनियम के तहत ओहियो और मिसिसिपी नदियों के बीच का क्षेत्र क्यूबेक प्रांत को सौंप दिया गया। न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और वर्जीनिया की औपनिवेशिक सरकारें ओहियो की भूमि को क्यूबेक को एकतरफा सौंपे जाने से नाराज थीं, जबकि यह भूमि उन्हें उनके शाही चार्टर में दी गई थी। नवगठित क्षेत्र में फ्रांसीसी नागरिक कानून और रोमन कैथोलिक धर्म की अनुमति देकर ब्रिटेन ने प्रोटेस्टेंट उपनिवेशकों को भी उस्काया। सन 1774 के असहनीय अधिनियमों के कारण फिलाडेल्फिया में प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन हुआ। जॉर्जिया को छोड़कर सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने असहनीय अधिनियमों को निरस्त करने की मांग की। कांग्रेस ने तब तक ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। उन्होंने ब्रिटिश राजा जॉर्ज तृतीय को शांति प्रस्ताव के साथ एक ज्ञापन भेजा। इसे शांति प्रस्ताव याचिका के नाम से जाना जाता है, हालांकि राजा ने शांति खरीदने से इनकार कर दिया। आउटब्रेक ऑफ वॉर। इसी बीच 1775 में मैसाचुसेट्स के लेक्सिंगटन में किसानों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और फिर बोस्टन की ओर कूच करके बंकर हिल स्थित ब्रिटिश सेना को घेर लिया। 4 जुलाई 1976 को सभी 13 उपनिवेशों ने ब्रिटिश से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। स्वतंत्रता की यह घोषणा मूलतः थॉमस जेफरसन का प्रयास था, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका नामक एक स्वतंत्र देश के इतिहास की शुरुआत की। रिचर्ड ली ने ही यह प्रस्ताव रखा था कि उपनिवेश स्वतंत्र राज्य होने चाहिए। स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉन एडम्स जैसे सदस्य शामिल थे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व विलियम होवे कर रहे थे, जबकि अमेरिकी सेना का नेतृत्व जॉर्ज वॉशिंगटन कर रहे थे। शुरुआती दौर में होवे ने ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में वॉशिंगटन को हराकर कुछ सफल प्रयास किए, लेकिन वॉशिंगटन ने अपनी सुनियोजित सैन्य रणनीति से ब्रिटिश सेना को परास्त कर दिया। 1777 में साराटोगा की लड़ाई में ब्रिटिश जनरल बर्गोइन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंततः 1781 में यॉर्कटाउन में ब्रिटिश सेना ने अमेरिकी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस जीत के साथ उत्तरी उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। हालांकि होवे ने लगभग युद्ध के अंत तक न्यूयॉर्क पर अपना अधिकार बनाए रखा। सॉलिडेरिटी ऑफ यूरोपियन पावर्स विद कोलोनिस्ट्स। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यूरोपीय शक्तियां जो ब्रिटेन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रखती थी, उन्होंने अमेरिकी उपनिवेशों का समर्थन करने का निर्णय लिया।
प्रशिया, स्वीडन और डेनमार्क सहित उत्तरी यूरोप के देशों ने ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध सशस्त्र तटस्थता का गठन किया। ब्रिटेन उथल-पुथल में था क्योंकि उसे अपने शत्रुओं के साथ-साथ तटस्थ शक्तियों से भी शत्रुता का सामना करना पड़ रहा था। थॉमस टॉम पेन ऑफ कॉमन सेंस थॉमस पेन, एक अंग्रेज ने कॉमन सेंस नामक पुस्तिका 1776 लिखी। इस पुस्तिका में पेन ने उपनिवेशवादियों की मांगों को उचित ठहराने के लिए तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने हॉब्स, लॉक, वोल्टेयर और रूसो के स्वतंत्रतावादी विचारों को आत्मसात किया और उन्हें आम लोगों की समझ में आने योग्य भाषा में प्रस्तुत किया। इस पुस्तिका की 150,000 से अधिक प्रतियां बिकीं और इसने लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। फ्रांसीसियों ने, उसके बाद स्पेनियों और डचों ने इस स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी उपनिवेशों की सहायता की। कनाडा के हाथ से निकल जाने के प्रतिशोध के रूप में फ्रांस ने अमेरिकियों को समर्थन दिया। उपनिवेशवादियों के लिए लड़ने के लिए अटलांटिक महासागर पार करने वाली फ्रांसीसी स्वयंसेवक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचारों के साथ लौटे, जिसके कारण वे वार्बन राजशाही के प्रतिबंधों के प्रति असहिष्णु हो गए। कई धनी व्यापारी और बड़े जमींदार ब्रिटिश राजशाही के प्रति वफादार रहे और उन्होंने आबादी के एक बड़े हिस्से को, खासकर न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में प्रभावित किया। उपनिवेशवासी दो गुटों में बंट गए: स्वतंत्रता चाहने वाले देशभक्त और ब्रिटिश राजशाही के प्रति वफादार बने रहने वाले वफादार। वफादार गुट, जिन्हें टोरी कहा जाता था, ब्रिटिश शासन चाहते थे क्योंकि वे एंग्लिकन चर्च से संबंधित थे, इसीलिए क्रांति के बीच गृह युद्ध होना अपरिहार्य हो गया। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 में ब्रिटिश संसद ने फैसला किया कि युद्ध जारी रखना व्यर्थ है। लॉर्ड नॉर्थ ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। किंग जॉर्ज ने हाउस ऑफ कॉमन्स पर अपना नियंत्रण खो दिया। नए प्रधानमंत्री लॉर्ड रॉकिंगम ने शांति वार्ता शुरू की। 1783 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। जॉर्ज वॉशिंगटन 1732 से 1799 संयुक्त राज्य अमेरिका से पहले राष्ट्रपति बने। अमेरिकी के संस्थापक पिताओं में से एक, उन्होंने अमेरिकी क्रांति में पहले एक सैन्य अधिकारी के रूप में और बाद में एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी। ब्रिटेन ने 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता और संयुक्त राज्य अमेरिका नामक एक नए देश के गठन को मान्यता दी। पश्चिम में मिसिसिपी नदी और दक्षिण में 31वीं अक्षांश रेखा से घिरा क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका को मिला। फ्रांस को वेस्ट इंडीज, भारत और अफ्रीका में कुछ ब्रिटिश क्षेत्र प्राप्त हुए। स्पेन ने ग्रेट ब्रिटेन से फ्लोरिडा प्राप्त किया। हॉलैंड और इंग्लैंड ने युद्ध से पहले की यथास्थिति को बनाए रखा। सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकी क्रांति ने विश्व के इतिहास में अनेक नए रास्ते खोल दिए। लोकतंत्र और गणतंत्र की अवधारणाएं व्यापक रूप से फैल गई। राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लोकतंत्र और समानता की तर्ज पर हुए थे। अमेरिका सभी बसने वालों के लिए अवसरों और स्वतंत्रता की भूमि बन गया। शिक्षा को प्रमुखता मिली। संघवाद का सिद्धांत व्यापक रूप से फैल गया। अमेरिकी क्रांति उपनिवेशवाद के लिए एक बड़ा झटका था।
उपनिवेशों द्वारा अपने औपनिवेशिक आकाओं के विरुद्ध स्वतंत्रता की मांग दुनिया के कई हिस्सों में व्यापक रूप से फैल गई। इसने एक ऐसे स्वतंत्र समाज का मार्ग प्रशस्त किया जहां प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और समान अवसर दिए गए।